प्यारे बच्चों, आज हम समांतर प्लेट जो संधारित्र हमने पढ़ा था, यानी संधारित्र जो पढ़े थे हमने, उन संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब है एक साथ हम एक से ज़्यादा संधारित्रों को जोड़ेंगे। तो जब हम एक साथ एक से ज़्यादा संधारित्रों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के, उनको संयोजित करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम इन दोनों संयोजनों के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा दो, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। अब बच्चों, ये संयोजन दो तरीके के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम बारी बारी दोनों संयोजनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो, श्रेणी क्रम संयोजन। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन। माना तीन संधारित्र, तीन संधारित्रों जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, को V वोल्टता की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, तीन संधारित्र। तो मैं बता देता हूं आपको। देखो, इसको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। जैसे ये एक बैटरी है, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, और बैटरी का जो वोल्टेज है, वोल्टता है बैटरी की, वो कितनी है बच्चों? V। अब आपने क्या कर दिया, ये जैसे पहली प्लेट है, फर्स्ट वाली प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ा आपने, धनात्मक सिरे से जोड़ा। तो यहाँ से जो धनावेश प्रवाहित होगा, यहाँ से प्रवाहित होकर के इस प्लेट के ऊपर धनावेश पहुँचेगा, और मैं कह देता हूँ इसके ऊपर जो धनावेश आ गया है उसका मान है प्लस क्यू आवेश आ गया। अब मैंने एक दूसरी प्लेट इसके सामने रख दी। जैसे आप एक दूसरी प्लेट इसके सामने रखोगे तो आपको पता है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण, इस धनावेश के कारण जो है इस प्लेट के इस वाले पृष्ठ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा माइनस क्यू। ये आपको पढ़ाया हुआ स्थिर विद्युत प्रेरण। अब पीछे की तरफ जो है प्लस क्यू आएगा, पीछे की तरफ प्लस क्यू आएगा, तो पीछे से मैं क्या कर देता हूँ, पीछे से इसको एक दूसरी प्लेट से जोड़ देता हूँ। तो वो जो पीछे पूरा प्लस क्यू आएगा, भाई ये माइनस है तो इसके पीछे प्लस आना ही आना है, तो यहाँ से ये प्लस होते हुए इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ये प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर आ गया, प्लस क्यू आवेश इस प्लेट के ऊपर आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक दूसरी प्लेट रख लेता हूँ। तो ये प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे बराबर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा माइनस क्यू, और पीछे की तरफ वापस प्लस क्यू आ जाएगा। तो मैं एक दूसरी और एक प्लेट से जोड़ देता हूँ। तो वो प्लस क्यू आवेश जो है इस प्लेट पे आ गया, और सामने एक प्लेट रखूंगा तो मैं माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वापस पीछे प्लस क्यू। तो आप ऐसे चाहो, जैसे आगे से आगे चाहो जितनी प्लेटों को ऐसे आवेशित कर सकते हो। अब पीछे प्लस क्यू आ रहा है तो मैं चाहता हूँ अब मेरे को तीन ही ये रखने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे वाले प्लस को जो है बैटरी के माइनस से जोड़ देता हूँ। तो बैटरी के माइनस से जोड़ते ही पीछे वाला प्लस पूरा जो है बैटरी के इस ऋण सिरे के अंदर चला जाएगा। अब बच्चों आप देखो, यहाँ पे ये माइनस क्यू आवेश आया हुआ है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट मिलकर ये एक संधारित्र है। इस संधारित्र की धारिता है C1। कितनी है धारिता? C1। ये एक दूसरा संधारित्र है, इसका ये धनावेश और ऋणावेश मिलकर के, धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट मिलकर के एक संधारित्र बना रही है। ये जो संधारित्र है इसकी धारिता को मैं नाम दे देता हूँ C2। ऐसे कैसे, ये एक तीसरा संधारित्र है, ये इसका प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो एक तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता है C3। तो तीन संधारित्र है, C1, C2, C3, ये तीन संधारित्र है। ये पहले वाला संधारित्र यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये यहाँ से इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूसरा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है। ये पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है बच्चों, विभवांतर, उसको मैं कह देता हूँ V1। प्लेटों के बीच में विभवांतर, इन दोनों बिंदु प्लेटों के बीच में विभवांतर है, लेकिन मैं कह दिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है ये संधारित्र, इसलिए इसका विभवांतर मैंने कह दिया V1। और इस संधारित्र का, संधारित्र नंबर 2 की प्लेटों के मध्य विभवांतर है V2, और तीसरे वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर है V3। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता है C1 और विभवांतर है V1, इसकी धारिता है C2, इसका विभवांतर है V2, इसकी धारिता है C3 और इसका विभवांतर V3। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस पहले वाले संधारित्र का आवेश बताओ आप, कितना आवेश है, तो आवेश तो यहाँ पे प्लस क्यू देख रहे हो या माइनस क्यू, लेकिन हमेशा जब मैं आपको आवेश पूछूं तो आपको पहले वाली प्लेट का, धनात्मक प्लेट का आवेश बताना है। तो इस संधारित्र के ऊपर कितना आवेश है? प्लस क्यू।
इस संधारित्र के ऊपर कितना आवेश है प्लस क्यू, और इसके ऊपर भी कितना आवेश है प्लस क्यू आवेश है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये तीनों श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए संधारित्र, इन तीनों के ऊपर आवेश का मान एक समान है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश एक जैसा रहता है, समान होता है। विभवांतर अलग अलग है V1 V2 V3, लेकिन आवेश जो है वो समान रहेगा तीनों संधारित्रों के ऊपर श्रेणी क्रम में। याद रखो आप, श्रेणी क्रम की खासियत है, विशेषता है कि संधारित्रों के ऊपर, श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं सबके ऊपर आवेश का मान एक जैसा रहेगा। तो बच्चों अब आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि श्रेणी क्रम के अंदर हर संधारित्र का आवेश जो है वो एक जैसा होता है। श्रेणी क्रम में आवेश का मान एक समान रहता है। इस पहले वाले का आवेश कितना क्यू, दूसरे वाले का आवेश क्यू, तीसरे वाले का आवेश क्यू। श्रेणी क्रम की विशेषता है कि जितने भी संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे सबके ऊपर आवेश का मान एक जैसा रहेगा, परंतु विद्युत विभव अलग अलग हो सकता है, समान भी हो सकता है। अगर इनकी धारिता एक जैसी है तो विद्युत विभव भी एक जैसा होगा, पर आवेश तो एक जैसा होगा ही होगा। श्रेणी क्रम की ये विशेषता है। तो अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। चूंकि Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या होगा बच्चों, Q बटा C। अब इस सूत्र को मैं एक एक संधारित्र के लिए लगा रहा हूँ। अतः सबसे पहले वाले संधारित्र के लिए बताओ, V की जगह विभवांतर कितना है पहले वाले संधारित्र का, V1, Q, धारिता कितनी है बच्चों पहले वाले संधारित्र की, C1। ऐसे कैसे, यही सूत्र आपको दूसरे संधारित्र के लिए लगाना है। V2 बराबर Q, आवेश तो Q है, हर संधारित्र का आवेश Q है, और धारिता कितनी है C2। और तीसरे वाले का कितना है, V3 बराबर Q बटा C3। ये तीनों के लिए मैंने सूत्र लगा दिया। यहाँ तीनों के लिए Q बटा C वाला सूत्र लगाया है। V की जगह V1 V2 V3 आ गया, C की जगह C1 C2 C3 आ गया, लेकिन आवेश Q का मान सबके लिए एक जैसा है। अब आपको पता है ये पूरी बैटरी का वोल्टता जो है V है, बैटरी बिंदु A और B के बीच में जुड़ी हुई पूरी बैटरी की वोल्टता V है, और ये तीनों संधारित्र मिलकर के A और B के बीच में जुड़े हुए हैं। तो तीनों का विभवांतर मिलाकर के V1 V2 V3 मिलाकर के अकेले बैटरी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ये वाली साइड थोड़ा हटा देता हूँ। अब हमें पता है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रख दो भाई, V का मान क्या है बच्चों, देखो ये रहा, V का मान है Q बटा C। मान रख दो, V की जगह रख दो Q बटा C। V1 का मान कितना है बच्चों, Q बटा C1। तो V1 का मान है Q बटा C1। V2 का मान क्या है, Q बटा C2। और V3 का मान है Q बटा C3। Q से Q कॉमन आकर के कट जाएगा, और 1 बटा C बराबर हो गया 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये श्रेणी क्रम में कुल धारिता का सूत्र है। अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, ये तीन संधारित्रों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो तीनों संधारित्र मिलकर के एक नए संधारित्र का काम करेंगे, और उस नए संधारित्र की धारिता C निकालने का ही सूत्र है। ये तो तीन संधारित्र है बच्चों। अगर इसकी जगह n संधारित्र हो, n 3 की जगह मान लो 4 हो जाए, तो यहाँ पे 1 बटा C4 आ जाएगा। 5 संधारित्र होंगे तो प्लस का 1 बटा C5 आ जाएगा। ऐसे प्लस में आपके जुड़ते रहेंगे। तो व्यापक रूप से सूत्र क्या होगा, एक बटा CS का मतलब श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में कुल संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, अगर 2-3 संधारित्र जुड़े हैं तो 1 बटा C3, 4 जुड़े हैं तो 1 बटा C4, 5 जुड़े हैं तो प्लस में 1 बटा C5 आ जाएगा, और ऐसे n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो n तक आ जाएगा 1 बटा Cn। तो ये व्यापक सूत्र है, इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे बच्चों। सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सेम वैसे ही है जैसे आपने 10वीं क्लास के अंदर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सूत्र पढ़े। बस खाली अंतर इतना है कि प्रतिरोधों के अंदर जो समांतर क्रम में जो सूत्र आ रहा था वो यहाँ श्रेणी क्रम में आ रहा है। प्रतिरोध के अंदर भी हम है ना प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते थे, तो कुल प्रतिरोध का सूत्र समांतर क्रम में ये आता था, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3 ऐसा आता था। लेकिन यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है, और वहाँ पे श्रेणी क्रम में ये सूत्र आता था बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जुड़ते थे। तो यहाँ पे ये सूत्र श्रेणी समांतर क्रम में आएगा, बस सूत्र खाली उल्टे है। इसमें जो श्रेणी क्रम में आ रहा है वो समांतर क्रम में आ रहा है, और इसमें जो समांतर क्रम में आ रहा है वो श्रेणी क्रम में, बस उल्टे हैं, बाकी कुछ भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम का हो गया। अब मैं आपको 1-2 विशेष परिस्थितियाँ करवा देता हूँ, ताकि जो हमारे आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ हमारे काम आएगी। अब बच्चों देखो, मैं कुछ विशेष परिस्थितियाँ करवा रहा हूँ जो बहुत काम की है। सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति देखो बच्चों, अगर ये जो n संधारित्र और सब के सब एक जैसे हैं, यदि एक समान n संधारित्र
श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यानी सबकी धारिता C1, C2, C3, Cn सबकी धारिताओं के मान बराबर है और मैं कह देता हूँ C। तो तुल्य धारिता कितनी आएगी? ये जो है ना, ये व्यापक रूप से ये तुल्य धारिता का सूत्र, तुल्य यानी कुल धारिता। तो n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और एक जैसे संधारित्र हो तो तुल्य धारिता कितनी आएगी? तो तुल्य धारिता का सूत्र बच्चों ये है 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट 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 1/Cn। ये CS लिखा है बच्चों मैंने, है ना। S का मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। 1/CS, C1 की जगह C, C2 की जगह भी C, C3 की जगह भी C और ये Cn की जगह भी C आ गया। 1/C को अगर आप दो बार जोड़ते हो, 1/C को दो बार जोड़ते हो तो 2/C हो जाएगा। 1/C को 3 बार जोड़ोगे तो 3/C हो जाएगा। लेकिन ये तो मेरे n बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। तो 1/C को n बार जोड़ोगे तो n/C हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, तो बच्चों जैसे उसको उल्टा करोगे CS को, तो ये भी उल्टा हो जाएगा C/n और ये हमारे तुल्य धारिता का सूत्र आ गया। और ये जो कुल धारिता आई है वो एक संधारित्र की धारिता का कितना गुना? 1/n, बट्टा में n का भाग हो रहा है 1/n। यानी अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आप तो C/2 हो जाता है, n का मान 2 हो जाता है भाई, दो संधारित्र होते हैं। तो 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो C/3 हो जाता, यानी बट्टा में n का भाग लग रहा है, तो भाग लगने पे तो उत्तर छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में धारिता का मान घटता है। श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है? घटती है भाई। श्रेणी क्रम में धारिता हमेशा सदैव कमी होती है। आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ते हो जब आपको धारिता घटानी हो। जैसे आपके पास बड़े बड़े संधारित्र है और कहीं इनकी धारिता कम करो, तो अब कम कैसे करें? उनको कोई तोड़ तो सकते हैं नहीं, तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो आप, तो धारिता अपने आप ही कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक स्थिति नंबर 2 करवा देता हूँ और उसमें एक उदाहरण भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। स्थिति नंबर 2, केवल 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो। दो संधारित्र आपको कहते हैं श्रेणी क्रम में और दोनों अलग अलग हो, एक जैसे नहीं हो, अलग अलग संधारित्र हो। तो दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में होंगे और दोनों अलग अलग है तो आप ये सूत्र लगाओगे 1/C1 प्लस 1/C2। यही सूत्र है आपके पास में, ये लगाओगे। मैं इसको है ना लसअप लेके थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। C1 और C2 लसअप आ जाएगा, ये C2 तो इधर चला जाएगा और ये C1 इधर आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ये तुल्य धारिता निकालनी है। CS लिखो या खाली C लिखो, एक ही बात है भाई, CS। तो क्या आ जाएगी तुल्य धारिता? ये C1 × C2, C1 + C2। अब मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बच्चों ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, आप जब आंकिक प्रश्न करोगे तो उस समय आप ये सूत्र नहीं लगाए। देखो ये सूत्र लगाओगे आप तो आपको ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, आपको फिर लसअप लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा और अपने पास टाइम कम होता है, इसलिए आप ये सूत्र नहीं लगा करके ये लगाओ। कब? जब कितने संधारित्र श्रेणी क्रम में हो? 2। तो ये सूत्र लगाना, कैसे लगाना है? दोनों का गुणा हो जाएगा और दोनों का योग हो जाएगा। 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में, उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल ये 2 संधारित्र है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक 2 माइक्रोफेरेड का है और एक संधारित्र जो है 3 माइक्रोफेरेड का, मान लो 2 और 3 माइक्रोफेरेड के। इन दोनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो इनकी कुल धारिता क्या होगी बच्चों? कुल धारिता क्या होगी? जैसे मैं यही निकाल देता हूँ, कुल धारिता मुझे बतानी है कितनी होगी दोनों की। तो C1 × C2 यानी दोनों की धारिताओं का गुणा कर दो, 2 × 3 गुणा कर दो, है ना ये सूत्र। और बट्टा में दोनों का योग कर दो, दोनों को योग कर दो, 2 + 3, दोनों का गुणा और दोनों का योग 6/5 और 6/5 होता है 1.2 माइक्रोफेरेड। तो 1.2 आ जाएगी, यानी कहने का मतलब ये दोनों संधारित्र मिलकर के पूरा अकेला एक संधारित्र बन गया जिसकी धारिता 1.2 माइक्रोफेराड है ना। तो आप ये देख सकते हो कि ये सूत्र लगाने से अपना टाइम बच गया, नहीं तो अपन को पहले उल्टा करके करता मैं 1/2 प्लस ये 1/2 प्लस 1/3 ऐसे यहाँ पे 1/2 रखते हैं और यहाँ 1/3 हो जाता, फिर एलसीएम लेते और फिर सरल करते, आता तो यही उत्तर आता, लेकिन हमारा टाइम बच गया, हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ा और सीधा ही उत्तर आ गया। तो बस आप जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो याद रखना है दोनों का गुणा करेंगे हम, दोनों का गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा सीधा उत्तर आ जाएगा। पहली बात तो मैं ये बता रहा था, 2 संधारित्र 3 हो तब ये सूत्र मत लगा देना, यूनिक 3 संधारित्र हो तो आप C1 C2 C3 अपॉन C1 + C2 + C3 कर दो, गलत हो जाएगा।
3 संधारित्र होंगे तब तो बच्चों ये पूरा ये लगाना पड़ेगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3, और पूरा लसअप लेना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लसअप और ये ऊपर वाला ये जो है पूरा अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे कहा ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में तो ये सूत्र लगाए आप, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये सूत्र आप तब लगाए जब केवल 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, ठीक है। 3 के लिए तो पूरा ये वाला सूत्र स्टेप बाय स्टेप लगा करके एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये है कि बच्चों आप देखो ये एक 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र था और एक 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र था। इन दोनों को जब मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इनसे ये नया संधारित्र बना, इन दोनों मिलकर के एक नए संधारित्र में बदल गए। ये जो नए संधारित्र की धारिता आ रही है 1.2 आ रही है, 1.2 का मतलब इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। तो देखो आपको पता चल रहा है ना, धारिता का मान घट रहा है श्रेणी क्रम में, और घट के भी इतना घटा है कि ये जो इन दोनों में से कौन छोटा है भाई, इन दोनों में से कौन छोटा है, ये छोटे से भी छोटा आंसर आया। अगर आप, मैं कह दूँ आप 3 संधारित्र है, 1 माइक्रोफेरेड का, 100 माइक्रोफेरेड और 1000 माइक्रोफेरेड, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो तो कुल धारिता का मान कितना आएगा। तो इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इन तीनों में से सबसे छोटा है ना 1 माइक्रोफेरेड, इस छोटे से भी छोटा आंसर आ जाएगा। तो आप देख लो धारिता का मान इतना कम हो जाता है श्रेणी क्रम की वजह से। तो श्रेणी क्रम को तब काम में लिया जाता है जब धारिता को घटाना हो। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे अगला जो है क्रम कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर अपन समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो अब बच्चों आप हेडिंग लगा दें समांतर क्रम संयोजन, दूसरा वाला है ना। अब किस तरीके से करेंगे इसको, पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 समांतर क्रम में संयोजित है। एक V वोल्टता की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, पर मैंने शॉर्ट में लिख लिया। अब कैसे इसका चित्र बना देते हैं अपन तो सीधा, जैसे ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है और ये एक संधारित्र है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए नाम देते हैं, इसको पॉइंट के नाम देते हैं, बी नाम देते हैं। देखो बच्चों ये V वोल्टता की बैटरी है, इसके साथ मैंने 3 संधारित्र है, तीनों की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया, तीनों की पहली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट बिंदु बी से। ऐसे ऊपर नीचे जब संधारित्र आते हैं तो इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा कि जैसे इस बैटरी से धनावेश जाएगा तो धनावेश यहाँ से होते हुए ए पे पहुँचेगा और ए पे 3 रास्ते आ रहे हैं। तो ए पे बच्चों 3 रास्ते आ रहे हैं तो कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, इसके हिसाब से चला जाएगा जितना इसको लेना है। चलो मैं मान लो कह दूँ कि Q1 आवेश आ गया इसके अंदर, ऐसे कैसे ये भी अपने हिसाब से आवेश आ जाएगा इसके अंदर। चलो मान लो Q2 आवेश आ गया प्लस Q2, और इसके अंदर भी अलग आवेश आ जाएगा, इसके अंदर आवेश आ जाएगा मान लो मैं कह दूँ प्लस Q3 आवेश आ गया। कितना आ गया, प्लस Q3 आवेश। ठीक है, थोड़ा बड़ा चित्र बना देना आप। तो इस आवेश की वजह से यहाँ पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा माइनस Q1, इसकी वजह से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा माइनस Q2, बराबर आवेश उत्पन्न होता है, और इसकी वजह से यहाँ आवेश उत्पन्न होगा माइनस Q3। ठीक है, तो तीनों संधारित्रों पे अलग अलग आवेश उत्पन्न हुआ क्योंकि तीनों अलग अलग बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये पहला वाला डायरेक्ट बैटरी से आवेश ले रहा है, बैटरी से आवेश डायरेक्ट पहले वाले में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है। जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था भाई, बैटरी से सीधे तीनों नहीं जुड़े हुए थे। बैटरी से ये पहले एक आवेश जुड़ा हुआ, एक संधारित्र जुड़ा हुआ था ये बैटरी से, तो बैटरी पहले वाले को आवेश दे रही थी, फिर पहला वाला दूसरे वाले को, दूसरे वाला तीसरे वाले को आवेश दे रहा था। ऐसा आवेश का प्रभाव हो रहा था। तो जैसे आप यूँ समझ लो पानी का पाइप है, मान लो एक छोटा पाइप है, ये फिर बड़ा पाइप है, फिर आगे एक अलग पाइप आ गया। अब बच्चों ये पाइप छोटा है तो आगे से पानी की मोटर से इस पाइप को जोड़ा है, तो इसमें जितनी जगह होगी उतना पानी आगे जा पाएगा, भले ही कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। कोई यूँ तो है नहीं कि इसमें ज़्यादा पानी आएगा ना इसमें कम, क्योंकि इसको पानी दे कौन रहा है, ये दे रहा है ना, और ये फिर आगे इसको भेज रहा है, तो सब में पानी की मात्रा एक जैसी होगी। तो कहने का मतलब पानी की जगह यूँ समझ लो आवेश। तो श्रेणी क्रम में सब में आवेश एक जैसा होता है, पर समांतर क्रम में ऐसा नहीं। अगर ये तीनों पाइप में अगर कर दूं, एक इसको, एक बड़ा पाइप है, एक और इससे थोड़ा सा छोटा पाइप है, तीनों को मैं पानी की मोटर से अलग अलग जोड़ दूं मान लो, तो तीनों पाइप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो तीनों अपने जो आकार है, जितने आकार है उसके हिसाब से तीनों में अलग अलग मात्रा में पानी जाएगा। जो बड़ा पाइप है उसमें ज़्यादा पानी जाएगा।
तो ये समांतर क्रम है, क्योंकि इसमें सब ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं और इसमें लगातार जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में आवेश एक जैसा होता है, समांतर क्रम में आवेश जो है वो भिन्न भिन्न होता है। Q1 Q2 Q3 आवेश है, और इसकी धारिता मैं कह देता हूँ C1, इसकी धारिता को क्या कह देते हैं C2, और इसकी धारिता को क्या कह देते हैं C3। अब देखो, जो सबसे मेन बात आपको समझनी है वो ये है कि बिंदु A और B से बैटरी जुड़ी हुई, बिंदु A और B से बैटरी जुड़ी हुई, तो A और B के बीच में विभवांतर जो है भाई वो बैटरी के बराबर होगा। हमेशा कोई भी दो बिंदु को विभवांतर देने का काम बैटरी करती है, तो बिंदु A और बिंदु B को विभवांतर जो है देने का काम बैटरी करेगी, और बिंदु A और B के बीच में विभवांतर V होगा। अब पहले वाला संधारित्र जो है वो भी तो A और B से जुड़ा हुआ है, तो पहले वाले संधारित्र का विभवांतर उतना ही होगा जितना A और B का है, और A और B का विभवांतर V है, तो इसलिए पहले वाले संधारित्र का विभवांतर जो है वो V होगा। दूसरा वाला संधारित्र भी A और B से जुड़ा हुआ, तो इसका विभवांतर भी V होगा, और तीसरे वाले का विभवांतर भी V होगा। यानी श्रेणी क्रम में आवेश एक जैसा होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में आवेश एक जैसा होता है, परंतु समांतर क्रम में विभवांतर एक जैसा होता है, विभव एक जैसा होता है, वोल्टता एक जैसी होती है समांतर क्रम में, जबकि आवेश अलग अलग होता है। ये याद रहेगा दोनों में अंतर। उसमें श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आप ये डायग्राम बना दो, इसको मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। चूंकि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। अब ये सूत्र मैं एक एक संधारित्र के लिए लगा रहा हूँ। पहले वाले के लिए आवेश कितना है, मैंने आपको बताया था, संधारित्र का जब आवेश पूछा जाए तो पहले वाली प्लेट का आवेश बोलना है। तो पहले वाले के लिए आवेश है Q1, धारिता पहले वाले के C1, लेकिन विभवांतर सबका बराबर है V है। दूसरे वाले के लिए सूत्र लगाओ, Q की जगह Q2 C2V और Q3 = C3V। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब चूंकि हमें पता है Q बराबर ये जो बैटरी है, यहाँ से जो Q आवेश प्रवाहित हुआ, कुल आवेश Q प्रवाहित हुआ है, Q आवेश जो है वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में, तो इसलिए Q बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3। तीनों संधारित्रों को कुल आवेश देने का काम किया बैटरी ने। अब मान रख दो, तो Q की जगह मैं लिख लेता हूँ CV, Q1 की जगह मैं लिख लेता हूँ C1V, Q2 की जगह मैं लिख लेता हूँ C2V और Q3 की जगह C3V। कहीं कोई समस्या नहीं है, मान रखा है। V कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 और C3, V से V कट जाएगा, तो C = आ गया C1 + C2 + C3। सीधा जुड़ रहा है, देखो आवेश, ये धारिता जो है सीधी जुड़ रही है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, जबकि श्रेणी क्रम में उल्टा होकर के जुड़ रही थी। ये 3 संधारित्र बच्चों, 3 की जगह 4 होता है तो +C4 हो जाता, और n संधारित्र होते हैं तो यहाँ पे प्लस में डॉट डॉट चलता रहता और Cn तक आ जाता। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं अपन और विशेष परिस्थितियाँ भी देख लेते हैं। तो लिखे व्यापक रूप से, अगर n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी बच्चों? तुल्य धारिता को मैं CP नाम देता हूँ। P मतलब पैरेलल, CP, P पैरेलल है ना, पैरेलल में तुल्य धारिता कितनी होगी? तो कुल धारिता जुड़ रही है C1 C2 C3, n संधारित्र होंगे तो Cn हो जाएगी। ये हो गया कंप्लीट। ये सूत्र आपको याद कर लेना है व्यापक रूप से। अब व्यापक रूप से नहीं, अब विशेष परिस्थितियाँ देख लेते हैं अपन। देखो बच्चों, अगर सब एक जैसे संधारित्र हो, समांतर क्रम में जुड़े हुए हो, एक समान संधारित्र, एक समान n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होने पर, अब समांतर क्रम में n संधारित्र जुड़े हैं और सब एक जैसे हैं भाई, सब एक जैसे, यानी C1 C2 C3 सबका मान जो है वो एक जैसा है। और कितना है सबका मान? मैं कहता हूँ C। तो कुल धारिता कितनी होगी? तो C1 की जगह C, C2 की जगह C, C3 की जगह C और Cn की जगह भी C, सब एक जैसे हैं, जुड़ करके हो जाएगा NC। बस ये आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें n गुना हो रही धारिता भाई, C और C को 2 बार जोड़ोगे तो 2C, 3 बार जोड़ोगे तो 3C, n बार जोड़ोगे तो NC। तो कुल धारिता यहाँ पे देखो n गुना हो रही है, तो अपन यहाँ समझ रहे हैं धारिता में वृद्धि हो रही है। समांतर क्रम में धारिता बढ़ती है। और वैसे आप यूँ भी देख लो, मैं एक एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा देता हूँ आपको। स्थिति नंबर 2,
देख लो आप, जैसे ये 2 संधारित्र हो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, एक 2 माइक्रोफेरेड का और एक 3 माइक्रोफेरेड का, दोनों मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ तो कुल धारिता कितनी होगी? कुल धारिता, तो कुल धारिता निकालनी है तो दोनों जुड़ जाएंगे, C1 + C2, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफेरेड। तो ये 5 माइक्रोफेरेड का हो गया। तो आप देख रहे हो ना, धारिता का मान बढ़ रहा है समांतर क्रम में, जबकि श्रेणी क्रम में घटता था। और जो आंसर आया है वो इसमें दोनों में से बड़ा कौन है? ये, तो बड़े से भी बड़ा आया। तो समांतर क्रम में धारिता का मान जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम रेडी हो गए बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें इसके ऊपर बहुत सारे आंकिक प्रश्न करेंगे संधारित्रों के संयोजन के ऊपर, और वो आंकिक प्रश्न हमारे आगे प्रतिरोधों के संयोजन में भी काम में आएंगे। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज करें, अच्छे से देखें इसको, और जो भी डाउट्स होते हैं उनको आप डिस्कस जरूर करें। थैंक यू।